अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। सबसे पहले बात करेंगे मुल्क की मईशत से मुतल्लिक। आज सुबह अच्छी खबर आई जब पाकिस्तान के नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF बोर्ड की जो मीटिंग है उसकी डेट अनाउंस हुई और उसके बाद हमने देखा कि उसी के मुस्बत असरात नज़र आने शुरू हुए स्टॉक मार्केट के ऊपर, जहां पर 800 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, मुस्बत रुझान देखा गया। न सिर्फ ये बल्कि गुज़श्ता रोज़ जो शरह सूद में 2% की कमी हुई है उसके ऊपर भी उसको पॉजिटिवली देखा जा रहा है। अभी हाल ही में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसकी शरह में भी कमी हुई है और काफ़ी महीनों के बाद ये सिंगल डिजिट में आई है। वज़ीर आज़म ने भी अब से कुछ देर पहले खिताब किया और उन्होंने इन सब चीज़ों का जिक्र किया और साथ ही साथ इस चीज़ का दावा और अज़्म का इजहार किया कि जो सारे मुस्बत इशारे मिल रहे हैं मईशत से मुतल्लिक, ये इस बात का दावा या इस बात का इशारा है कि मुल्क की मईशत सही समत में जा रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है इसके दरमियान में, और वो लेकिन ये है कि पहाड़ जैसा बड़ा जो टैक्स का हदफ तय किया गया था, टैक्स वसूलियों का हदफ पाकिस्तान की तरफ से, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। जो खासकर अभी जुलाई टू सितंबर के लिए रखा गया था टारगेट, ना तो उसको मीट कर पाए, बल्कि जो 12,000 अरब का ओवरऑल IMF ने के साथ तय हुआ था कि उनको कलेक्ट करके दिया जाएगा टैक्स रेवेन्यू, उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अपने ज़रा तज्ज़ियाकारों से आज हमने ये पूछना है कि जो सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव फैक्टर्स हमें इशारे मिल तो रहे हैं एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी, जो टैक्स और दीगर जगहों से रेवेन्यू इकट्ठा करना था, उस सिलसिले में क्या हो रहा है और उसका इम्पैक्ट आपके हमारे ऊपर क्या हो सकता है। तो सवाल कुछ यूँ कि क्या मौजूदा सूरत हाल में महंगाई का तूफान आएगा या फिर मईशत में कुछ इस्तेहकाम बढ़ने की उम्मीद है। हमें ख़ास तौर पर ज्वाइन करें इसके लिए माहिर माशियात हमें सना तौफीक साहिबा ज्वाइन कर रही हैं टेलीफोन लाइन के ऊपर, खुरम शहजाद साहब और हमारे नुमाइंदे मेहताब हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम, आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले यही बताइएगा, हमने दो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखी हैं, एक IMF से मुतल्लिक और एक जो कल शरह सूद के सूरत में, कमी की सूरत में। क्या समझते हैं इसके असरात क्या होंगे और क्या ये जो स्टेबिलिटी या फिल वक्त एक अच्छी वेव है ये बरकरार रह पाएगी? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, मैं कहूँगा 2 नहीं 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ऑफ कोर्स IMF की, आपने कहा कि सितंबर से आगे हम जा रहे थे, लेकिन सितंबर में अब मीटिंग जो है अनाउंस हुई और होपफुली उसमें हमारा जो लार्जर एंड लॉन्गर बड़ा प्रोग्राम है ये अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद जो बड़ी डेवलपमेंट थी, आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट्स में कट हुआ और इंटरेस्ट रेट्स में मजीद भी कमी होगी अगले 2 जो मॉनेटरी पॉलिसी से आएंगी। तीसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि ये हमें हमेशा मौके मिले हैं, बड़े अच्छे मौके मिले हैं जिसको हमने ज्यादातर ऑफ कोर्स वेस्ट किया है। बट ये तीसरी बड़ी डेवलपमेंट है जिसमें 20% तक अभी तक का पूरे साल का अगर आप ऑयल का ट्रेंड देखें तो ऑयल जो है तकरीबन 20% गिर चुका है। और अगले साल, अगले 12 महीने की अगर फोरकास्ट देखें, जो बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स, बड़े रिसर्च हाउसेज जो इंटरनेशनल छापते हैं, वो उन्होंने कहा है कि जो ऑयल है वो तकरीबन $60 पे आ सकता है। सिटी की तो रिसर्च ये कहती है कि $57-55 पे आ जाएगा। तो आप ये देखें कि ऑलरेडी 80 से 70 हो चुका है ऑयल, ब्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर ये 60 पे आता है तो एक बोनेंजा हमारे लिए हो सकता है, और उस टाइम पे हो सकता है जब हमें उसकी जरूरत है। हमारे में प्रोग्राम में जा रहे हैं, बहुत टाइटनिंग हमने की हुई है, फिस्कल टाइटनिंग हो या मॉनेटरी टाइटनिंग हो, और एक्सटर्नल अकाउंट पे खास तौर पे हमारे पास रूम नहीं है क्योंकि हमारे पास डेट की ऑब्लिगेशंस काफी ज्यादा हैं और उसके अगेंस्ट हमारे पास ग्रोथ भी हमने लानी है। तो ये दो एक बैलेंस बड़ा जो है रखना है। तो जहां तक ये बात है कि ये पॉजिटिव्स हैं और इनको कन्वर्ट करना है या नहीं, क्योंकि ये ही कॉल है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जिसमें एनर्जी रिफॉर्म्स हैं, फिस्कल साइड के टैक्स के रिफॉर्म्स हैं, नॉन फाइलर्स को और नॉन टैक्स पेयर्स को लेकर आना है और फॉर्मल सेक्टर पे टैक्स को बर्डन को कम करना है, ताकि इस पूरे बोनेंजा पे हम सही से कैपिटलाइज कर सकें सस्टेनेबल बेसिस पे। वो कैसे हो सकता है कि मिसाल के तौर पे अगर ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे जाती है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको सब्सिडीज में ना बहा दे, इसको फिस्कल ऑस्टेरिटी को मजीद बेहतर करे, अपने खर्चों को कम करे, रेवेन्यूज को उस जगह पे बढ़ाए जहां से नहीं ले रही। मिसाल के तौर पर बहुत रिसेंटली रिटेल सेक्टर पे जो है बात की गई थी और रिटेल सेक्टर को ऑनबोर्ड किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। इसके साथ एग्रीकल्चर सेक्टर, रियल एस्टेट, लैंड, ये 3 बड़े सेक्टर्स हैं अलीना जो कि बहुत बड़ा पोर्शन ऐड कर सकते हैं। और सिमिलरली सैलरीड क्लास, नॉन सैलरीड क्लास, कॉर्पोरेट सेक्टर सबसे बड़ी बात है, 40% 50% टैक्स है, इसको कम किया जा सकता है।
तो एट द सेम टाइम टैक्स सही जगह से लेना, खर्चों को कंट्रोल करना, अपनी वजारतों को कम करना, नेचुरली वो सूबों को ज्यादा ट्रांसफर करना और सूबों की लोकल गवर्नमेंट में उसको कन्वर्ट करना है काम आदमी की बेहतरी के लिए, और साथ साथ इन्फ्लेशन में कमी, इंटरेस्ट रेट्स में कमी, जो बिजनेस एनवायरमेंट को आपको बेहतर कर सकती है। इंटरनेशनल ऑयल पैसे नीचे आ रही है, इसको मेरे ख्याल में जाया नहीं करना चाहिए। इस चीज को कैपिटलाइज करना चाहिए अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में, ताकि आईएमएफ की हम शराइत भी पूरी करें और एक अच्छा आखिरी अगर कर लेते हैं तो आप होपफुल है, अगर कर लेते हैं तो आप होपफुल है, आपको लगता है कि आवाम के लिए भी कुछ ना कुछ इससे निकल सकता है, राइट? बिल्कुल निकल सकता है। देखिए बात ये अगर वाली बात है ना, तो ये प्लान की जरूरत है, तो प्लान देना जरूरी है कि जी किसको जो बोनेंजा आ रहा है। अच्छा, प्लान के ऊपर भी हम बात करते हैं, बिकॉज मेहताब हैदर साहब ने कुछ रोज पहले खबर भी दी है कि क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, क्या इरादा रखते हैं, बट उसके ऊपर भी किस हद तक अमल करवा सकते हैं नहीं। बट सना, आपके पास मैं आना चाहती हूँ, हम बड़ी दफ़ा हमने देखा है रिफॉर्म्स की बात होती है और कुछ ना कुछ किसी हद तक हो भी जाती हैं, लेकिन हम जब उस फेज़ में आते हैं फिर हम उसको सस्टेन नहीं कर पाते, फिर उसको हम कंटिन्यू नहीं रख पाते। क्या आपको लगता है यहाँ पर जहाँ पर हम आए हैं, यहाँ से आगे हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? कितनी होपफुल हैं आप? जी, सबसे पहले बिल्कुल देखें, जहाँ तक रिफॉर्म्स की बात आई है तो ये बात तो हमें एक्नॉलेज करनी चाहिए कि पिछले 1-1.5 साल में जो हमने रिफॉर्म्स देखे हैं इकोनॉमी में, जो रिफॉर्म्स लेते हुए भी हम डर रहे होते थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एनर्जी सेक्टर पे रिफॉर्म्स। हमने देखा, ऑल्दो आई नो कि एक आम इंसान पे उसका इम्पैक्ट है, बर्डन है, बिजली के नगे बढ़ते हुए हमने देखे, हमने गैस टैरिफ हाइक बढ़ते हुए देखा। तो ये सारे जो है इवेंचुअली ऑब्वियसली एक आम इंसान पे इम्पैक्ट करते हैं, बट ये रिफॉर्म्स अगर टाइमली लिए गए होते तो ये जरूरत नहीं पड़ती कि अचानक से एक बड़ा जंप हम कर रहे होते एनर्जी सेक्टर में के टैरिफ्स में। बट देन अगेन जो केयर टेकर गवर्नमेंट गई है, हमने देखा कि उस वक्त ये जो मुल्क में डिफॉल्ट की बातें आ रही थी, तो उस वक्त क्रूशल था ये सारी चीजें जो है रिफॉर्म्स लेना एंड इंश्योर करना कि जो आईएमएफ हम प्रोग्राम जिसकी बात कर रहे हैं, जो एक हमें उस वक्त 3 अरब का भी मिला, अगर ना किया होता तो आज हम शायद इस सिचुएशन में भी ना होते, शायद सिचुएशन ज्यादा वर्सन हो सकती थी। सो यहाँ पहले तो ये चीज हमें देखनी है कि जो टाइमली मेजर्स लेने थे वो पिछले साल लिए गए। अब जहां तक एक बेस सेट हो चुका है, जहां तक अगर हम बात करें इन्हीं रिफॉर्म्स की, जिसमें बिजली के ये जो बेस टैरिफ वगैरह मेजर रिफॉर्म्स पिछले साल हो चुके हैं, अब इंश्योर करना है कि जो नए प्रोग्राम की बात हो रही है इसमें जो अभी तो ये देखना होगा कि हमारे पास क्या टारगेट्स हमें मिलते हैं, कि ऑब्वियसली एक लंबा प्रोग्राम है और इसके साथ जो टारगेट्स एक हमेशा एक हाइप होता है क्रिएट के हाइप के आईएमएफ के साथ जो है स्ट्रिंजेंट टारगेट्स आते हैं। तो वो एक चीज डेफिनेटली देखनी होगी कि क्या नेगोशिएशंस हुई हैं बिटवीन बोथ द पार्टीज पाकिस्तान एंड आईएमएफ, क्या मेजर्स लेने को कहे जाएंगे। एक तो हमारे सामने ही है जो अभी आप जिक्र भी कर रही थी टैक्स रेवेन्यू का, तो ऑलरेडी हमने देख लिया है कि 12 खरब से ज्यादा का टारगेट कर दिया है, एक जैसे हम कहते हैं ना एक ओवर एम्बिशियस टारगेट भी दिए जा रहे हैं। तो वो हमारे सामने डेफिनेटली चीजें हैं, बट देन आई थिंक दूसरी तरफ हम ये भी देखें अथॉरिटीज ने मेजर्स लिए एंड मेक श्योर किया कि एटलीस्ट हम जो है आईएमएफ को ऑन बोर्ड लें, और फिर उसके बाद जो मजीद रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसमें जैसा अभी टैक्स रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, आई थिंक यहाँ से ये रिफॉर्म जो लेने का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है रुकना नहीं चाहिए। इनफैक्ट इस पे मजीद स्पेशली अब आप आ जाए टैक्स रिफॉर्म साइड पे, जो हम कह रहे हैं कि टैक्स नेट में इंक्लूड किया था, ये सारी चीजें इट इज अबाउट टाइम कि अब जो बर्डन है सिर्फ सैलरी क्लास या वो क्लास जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है उससे हटा के उस पार्ट पे लाया जाए इकोनॉमी पे जो कि अनटैक्स है, लेस टैक्स अनटैक्स, जो हमेशा हम एक बात करते आ रहे हैं। आई थिंक इस पे अब एग्जीक्यूशन का जो है फेज आना चाहिए और नजर भी आना चाहिए कि मेजर्स लिए जाएं टू इंश्योर कि आपका टैक्स टू जीडीपी। अच्छा, खबरें तो यही हैं, बल्कि मेहताब ने ही ये खबर दी है कल परसों कि हुकूमत एक प्लान लाना चाहती है और नॉन फाइलर्स के ऊपर सख्ती करना चाहती है। मेहताब, हमें ये बताएं, हुकूमत इस बार ये जो प्लान है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कितनी संजीदा है, और क्या वाकई में जो टैक्स नेट में नहीं है उनकी पकड़ होगी, या फिर वही होगा कि जो टैक्स नेट में हैं लेकिन प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट नहीं है या आगे पीछे हैं उनकी चीज़ें, बस उनके ऊपर घेरा तंग हो जाएगा और मज़ीद उनको तंग किया जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में इस टाइम को 5.5 से 6 मिलियन जो है वो फाइलर्स हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि उसमें से 2 बिलियन से ज़ायद जो है वो नील फाइलर्स हैं। वो सिर्फ इस वजह से टैक्स सिस्टम के अंदर हैं कि उन्होंने कोई गाड़ी ख़रीदनी होती है या उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी होती है और वो किसी किस्म का कोई टैक्स अदा नहीं करते, सिर्फ रिटर्न फाइल कर देते हैं।
अभी हुकूमत ये प्लान कर रही है कि वो उनके एक्सपेंडिचर्स को देखे और जितना एक मालूमात के नाम से FBR के पास डेटा सेट मौजूद है तो वो फाइलर्स और नॉन फाइलर्स को 30 सितंबर से पहले एक नोटिस जो है वो भिजवाया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि FBR के पास ये मालूमात है कि आपके पास कितने प्लॉट्स हैं, आपने कितनी गाड़ियां रखी हुई हैं, आपने इस साल के दौरान पिछले साल के दौरान कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं। तो आप मेहरबानी करें, अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो बहुत शुक्रिया, और अगर आप नहीं दे रहे तो आप टैक्स नेट के अंदर आ जाएं। लेकिन इसके लिए बुनियादी बात यह है कि हुकूमत को अपनी पॉलिटिकल विल जो है वो शो करनी पड़ेगी। अभी आपने देखा कि रिटेलर्स के ऊपर हुकूमत ने एक स्कीम दी, लेकिन उस पर अभी तक 5 या 6 लाख रुपए वो टैक्स आया है, 50 अरब रुपए का टारगेट है। हुकूमत अभी भी अब ये तजावीज़ लेके जा रही है कि जो नॉन फाइलर्स हैं या नील फाइलर्स हैं उनके अकाउंट्स को जो है वो फ्रीज कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए कि वो किसी किस्म का प्लॉट या गाड़ी ना खरीद सकें, और इसके साथ साथ जो यूटिलिटीज़ हैं उनको भी डिस्कनेक्शंस के जो है वो FBR के पास पावर्स आ जाएं कि वो मुतलका इदारों को कहें कि उन लोगों की जो यूटिलिटीज़ हैं उनको डिस्कनेक्ट कर दें। लेकिन इसके लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए। क्या हुकूमत के पास वो पॉलिटिकल विल मौजूद है? अभी एक और भी तजवीज़ है, वो तजवीज़ ये है कुछ टैक्सेशन के मेजर्स भी मजीद लेने हैं। विदहोल्डिंग टैक्सेस के रेट्स में इजाफा करना चाहते हैं। GST जो रिड्यूस्ड रेट्स हैं, फॉर इंस्टेंस ट्रैक्टर के ऊपर 10% GST है, वो तजवीज़ है कि उसको स्टैंडर्ड रेट 18% पे कर दिया जाए। अब देखना ये है कि उसके लिए एक मनी बिल लाना पड़ेगा हुकूमत को, ये पावर्स लेने के लिए भी और टैक्सेशन मेजर्स के लिए भी, या ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हुकूमत को अपनी पॉलिटिकल विल को करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ पे 31 अक्टूबर की डेडलाइन है IMF के प्रोग्राम के अंदर, उस टाइम तक उसकी लेजिस्लेशन करनी है और जनवरी से उसकी कलेक्शन करनी है, चूंकि उसके रेट्स बड़े कम है। और दूसरी तरफ ये जो बात कर रहे थे शहजाद साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस कम हो रही हैं। पेट्रोलियम लेवी जो है उसको भी हुकूमत सोच रही है कि थोड़ा सा बढ़ाया जाए, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन कम हो गई है, तो जो पेट्रोलियम लेवी का टारगेट था वो भी अचीव नहीं हो रहा। तो ये भी एक अंडर कंसिडरेशन है कि उसको मजीद 5 या 10 रुपए जो भी हुकूमत मुनासिब समझेगी। अच्छा, एक एक करके चीज कर लेते हैं। ये कमी की वजह क्या है कंजम्पशन में? क्या ये जो प्राइसेस बढ़ रही हैं और महंगाई है ये, या कुछ और? देखें, महंगाई में आप देखें तो ओवरऑल तो कमी हुई है, लेकिन बेसिकली जो कमी है अभी वो रेट ऑफ इंक्रीज में कमी है और बेस इफेक्ट जो है वो भी है। अच्छा। और दूसरा फूड प्राइसेस जो है वो पाकिस्तान में कम हुई हैं, तो इस वजह से जो है वो आपको इन्फ्लेशन के नंबर जो है वो गिरते हुए महसूस हो रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट में जाएं और आम आदमी से पूछें तो वो कहेगा कि मुझे तो प्राइसेस में जो है डिक्रीज नजर नहीं आ रही। फूड की प्राइसेस डेफिनेटली कम हुई हैं, लेकिन उतनी कम नहीं हुई। मैं ऑयल कंजम्पशन वाली बात में हाँ खुरम आप पहले जवाब दे दीजिए, फिर जरा टैक्सेशन वाले जो इन्होंने आदादोशुमार और प्लान शेयर किया है उसके ऊपर भी बात करते हैं। मेरा सजेशन है बड़ी अच्छी उस पे जी खुरम, एक अच्छी सजेशन है उस पे भी मेरी। मिराज साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उसे किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए जो कंजम्पशन हो रही है ना उसमें 20% स्मगलिंग का हिस्सा है, तकरीबन 20% रफली। ये ईरान से इन्फिल्ट्रेशन जो है ना वो दोबारा हो रही है, जिसकी वजह से आपके यहाँ वो डिफरेंशियल एरिना होता है रफली कोई 30%, 30-35% का डिफरेंशियल होता है प्राइस का, इससे भी ज्यादा हो सकता है टाइम्स, क्योंकि वहाँ ईरान में आपको पता है सैंक्शंस की वजह से अभी भी जो है ना वो एक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं है, तो वो ज्यादातर हमारे रास्ते यहाँ पे सारा स्मगल कर देते हैं और वो हमारे यूज करते हैं। तो 20-30% अगर आप 30% प्राइस नीचे मिल रही है आपको, तो आप यूज करेंगे। तो वो इन्फ्लेशन की वजह से आपको डॉक्यूमेंटेड डिमांड नीचे नजर आ रही है, अदरवाइज इतनी ज्यादा गिरने की कोई वजह नजर नहीं आती, क्योंकि प्राइस नीचे आ रही है तो डिमांड क्यों करेगी। अच्छा, दूसरी बात ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखें हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में 3 या 4 बैक टू बैक ऑयल प्राइस पास ऑन दिए हैं, यानी कि पेट्रोल की कीमतों को कम किया है पिछले 3-4 फोर्टनाइट्स में, तकरीबन 3 फोर्टनाइट्स में कम किया है, एक आध फोर्टनाइट में भी और कम हो जाएगा। इसमें प्रूडेंट अप्रोच क्या होनी चाहिए? प्रूडेंट अप्रोच ये होनी चाहिए कि पेट्रोल और डीजल पे सेल्स टैक्स नहीं है। देखिए मैं एंटी पॉपुलिस्ट बात करने जा रहा हूं, लेकिन प्लीज बेयर विथ मी। हमें ये भी देखना है कि बैलेंस कैसे क्रिएट हो सकता है।
इस वक्त जो है सेल्स टैक्स नहीं है पेट्रोल और डीजल पे, और वो बनता है तकरीबन 18%। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक बैलेंस क्रिएट करे कि जो पास ऑन कर सकती है जितना वो करे, लेकिन रिमेनिंग अपने पास रख के सेल्स टैक्स में कन्वर्ट कर दे। ये गोल्डन चांस है कि सेल्स टैक्स में कन्वर्ट हो जाए और जो टैक्स के हमारे टारगेट्स हैं वो भी पूरे हो जाएंगे, आवाम पे भी बर्डन नहीं ज्यादा आएगा, आवाम को पेन भी ज्यादा फील नहीं होगा। और दूसरी बात, जैसी ऑयल प्राइसेस रिवर्स करती हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये रूम होगा कि वो बढ़ाए भी थोड़ी देर से, ताकि एकदम से पेन ना आए। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज लेके चलें तो टैक्स भी बेहतर होगा, आपके यहाँ जो है वो आवाम को जो है बहुत ज्यादा पेन भी। अच्छा, while I understand what you're saying, खुरम, while I understand what you're saying, लेकिन कमिंग बैक टू जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो उसमें तो आपके टैक्स नेट में नहीं है इतना बड़ा रिटेलर्स का सेगमेंट, लेकिन उसके ऊपर खामोशी है बिल्कुल। जैसे मेहताब ने बताया इतना बड़ा आपका टारगेट, लेकिन उसमें सिर्फ 6 लाख, फिर आगे क्या हुआ? खामोशी, हमने कुछ नहीं देखा कि क्या कर रही है हुकूमत। प्लस अभी भी जो लेके आ रही है लोग प्लान नॉन फाइलर्स के साथ एक नील फाइलर्स की, ये क्या टर्म हुई? बेसिकली आपने जो पहले से डॉक्यूमेंटेड है उन्हीं के ऊपर निगाह आपने कर दिया, तो क्या यहाँ पर हुकूमत को वर्क नहीं करना चाहिए इंस्टेड ऑफ द अदर ऑप्शंस दैट दे कैन एक्सप्लॉइट? देखिए, मुझे लगता है कि पहला स्टेप जो है ना डॉक्यूमेंटेशन करना है, पहला स्टेप लेकर आना है कि भाई आप एक मतलब डॉक्यूमेंट तो हो जाएं, फिर हम आपके ऊपर, अगर आप कमाते हैं, बेहतर कमाते हैं तो अपना एक शेयर दे दें। रिटेलर की जहां तक बात है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विल की बहुत जरूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा कि विल जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि आपने पीछे नहीं हटना है। और एक देखिए, इसमें ना मुझे लगता है थोड़ा कम्युनिकेशन गैप भी रहा है गवर्नमेंट का और जो टैक्स पोटेंशियल टैक्स पेयर उसके बीच में। मिसाल के तौर पे ये जो टैक्स लगाया था 60,000 रुपए की बात हो रही थी, फिक्स टैक्स टू स्टार्ट विद, मुझे लगता है कि वो एक्सप्लेन सही नहीं किया गया कि वो जो है एडजस्टेबल है बेसिकली, कि जब आप अपना रिटर्न फाइल करने जाएंगे और अपने एक्सपेंसेस और इनकम शो करेंगे एक्चुअल के, देखिए जी मेरा इतना टैक्स बनता ही नहीं है, तो आपको एक्चुअली वो टैक्स एडजस्ट होगा। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली ये भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना कि हमारी अथॉरिटीज ने उस तरह से कोऑपरेट नहीं किया, उस तरह से जल्दी रिफंड्स नहीं दिए, बहुत ज्यादा रुलाया टैक्स पेयर्स को। तो ये फियर दूर करना है, ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करना है और बिल लेकर आनी है। आप देखें, इन्हीं की रिपोर्ट है कि तकरीबन 3.5 मिलियन रिटेलर्स हैं, जिसमें से 1.5 लाख मुश्किल से जो है वो फाइल करते हैं और 34-35 अरब रुपए जमा होता है। तो एवरेज देख लें आप कितना कम होता है। और एक्चुअली ना सिर्फ ये कि जमा नहीं होता, बल्कि सेल्स टैक्स जो आवाम देती है वो भी नहीं जो है ना होता है। तो इनकम टैक्स है, मैं बात कर रहा हूँ इनडायरेक्ट टैक्स की। अगर आप पानी की बोतल लेती हैं और उस पर सेल्स टैक्स होता है, वो आपको पे कर देते हैं, हम और आपको पे कर देते हैं पानी की बोतल पे एक आम आदमी, लेकिन वो पहुंचता भी नहीं है वो वाला टैक्स भी। तो देखिए, बहुत सारी ऐसे बीच में ग्लिचेस हैं जिसको विल के थ्रू, स्ट्रॉन्ग रिट के थ्रू और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव के थ्रू और सना को शामिल करते हैं इसी गुफ्तगू में। बिल्कुल सही, सना को शामिल करते हैं इसी गुफ्तगू में। सना, इसमें यह भी ऐड कर लीजिएगा, जैसे अभी मेहताब ने बताया कि मजीद कुछ सेक्टर्स में जीएसटी बढ़ाने के ऊपर भी बात हो रही है। फिर इतना बड़ा सेक्टर आपका, सेगमेंट आपका टैक्स नेट में है ही नहीं, तो आप जितने मर्जी हाथ पांव मार लें, जहां मर्जी से आप कर लें, बर्डन तो एग्जिस्टिंग पे ही आएगा। तो क्या मजीद इससे ओवरऑल महंगाई नहीं बढ़ जाएगी और मजीद इससे वही जिससे हम निकलना चाह रहे हैं चक्कर, उसी में फंसते नहीं चले जाएंगे? बिल्कुल, देखें ये बात बिल्कुल सही है कि एक कहते हैं ना कि एक ईजियर अप्रोच क्या होती है गवर्नमेंट के लिए कि डायरेक्ट टैक्स में से बेहतर कि आप इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी है 1% से बढ़ा दिया जाए, तो आपको पता है कि एक उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है कि 1% बढ़ा दिया, ओवरऑल आपकी कलेक्शन इंप्रूव हो जाएगी। बट असल जो हम जब रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं ना, तो रिफॉर्म की बात आती ही यही है कि जो आपका एक तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास है जो आपका टैक्स नेट में है। असल आपका चैलेंज यही है कि जो मजीद जो अभी भी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसको आप टैप करें। आपने तो IMF से भी ये कमिट किया है कि जिस तरह भी बात ही हो रही थी एग्रीकल्चर टैक्स की, मैं सुन रही थी, तो बिल्कुल अब आपने एक स्टेप लिया है। बात हुई है कि एग्रीकल्चर टैक्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, आप रियल सेक्टर की बात करते हैं उसमें किया जाए, रिटेलर्स हैं उस पर लिया जाए। आप अगर करंट एग्जिस्टिंग जो टैक्स नेट में लोग हैं उन पे करेंगे तो फिर वही बात होगी कि आप काइंड ऑफ डिस्करेज ही कर रहे हैं कि अगर मैं टैक्स पे कर रही हूँ, मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या मजीद इंसेंटिव रह जाता है सिवाय इसके कि मेरा और नॉन फाइलर का टैक्स रेट में डिफरेंस है, मेरे पे तो मजीद टैक्स बर्डन जैसा कह रहे हैं वो बढ़ता ही जा रहा है। सो इंस्टेड ऑफ दिस आई थिंक वही अप्रोच है कि जब रिफॉर्म की बात आती ना तो स्क्रैच से आपको एक चीज लेके चलनी है, एफर्ट जरूर चाहिए। एंड वही जैसा अभी बात हो रही थी बिल की, बिल के साथ आई थिंक वही बात है कि बैकलैश आया भी है, हमने हिस्टोरिकली प्रीवियसली देखा भी है, बट देन अगेन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये आना भी है क्योंकि आसान तो नहीं है, जो इतने अरसे से टैक्स इवेजन हो रही है
आई थिंक वही बात है कि अब इट इज अबाउट टाइम कि अब आप जो है एक ही तरीका है टैक्स टू जीडीपी बढ़ाने के कि आप उस सेगमेंट पे जाएं जिस तरह अभी जो आपने कमिट किया हुआ है कि एग्रीकल्चर टैक्स वगैरह का आपने प्रोविंसेस को ऑन पेपर किया इस बात पे। तो वही बात है कि अब वही बात है। अच्छा, टू आंसर इट वेरी ब्रीफली, कितनी आपको इस वक्त पॉलिटिकल विल लगती है या कितनी आपको हुकूमत सीरियस लगती है कि वो डॉक्यूमेंट कर लेगी लोगों को, अगर बिल्कुल ब्रीफली इस सवाल का जवाब दे सके तो? ओके, मुझे तो देखें ऑनेस्टली ये लग रहा है जो जिस तरह के अभी तक मेजर्स लिए गए हैं और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जिस तरह मैं अभी भी हाईलाइट कर रही थी कि एनर्जी के आपको पता है एक आम इंसान के ऊपर, तो वो उन्होंने लिया, तो ये हमारे पास एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि देखें जहां विल थी वो चीज करके दिखाई बावजूद सारे उस बैकलैश के। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास बचता है टैक्स का। हमने पिछले दौरे हुकूमत में भी देखा कि रिटेलर पे किया गया एंड देन अगेन फिर वो विड्रॉ भी किया गया, पर आई थिंक वही बात है कि कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी करके अब इट इज अबाउट टाइम कि आपको और कोई हल ही नहीं है। अच्छा, गो के इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये दोनों हैंड इन हैंड ही चलती हैं। मेहताब साहब, आप कवर भी करते हैं, राहदारियों में हुकूमती आगे पीछे देखते भी हैं, आपको कितनी सीरियस लग रही है इस वक्त हुकूमत और वो अमल दरामद करवा लेगी डॉक्यूमेंट करने के लिए? बिल्कुल मुख्तसर। देखिए, IMF के प्रोग्राम में चॉइस कोई नहीं है इस टाइम। अगर हम नहीं करेंगे तो ये प्रोग्राम फिर पाकिस्तान वही 1 और 2 ट्रांच कंट्री बन जाएगा। अभी प्रॉब्लम ये है कि आप ये देख लें कि इस टाइम जो IMF का डिज़ाइन है वो फ्रंट लोडेड है। आपने टैक्स का जो 2 या 2.5 साल में करना चाहिए था वो 1 साल में टैक्स लगा दिए हैं और अभी मजीद भी लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल विल जो है अगर नहीं होगी तो IMF का प्रोग्राम चल नहीं सकेगा। नंबर दे दें आप, चले मैं आपको थोड़ा सा मार्जिन दे देती हूँ, 1 से 10 में आप बताएं कितनी पॉलिटिकल विल लगती है इस वक्त आपको, कितनी हुकूमत कर लेगी ये कदम? फाइनेंस मिनिस्टर की विल लगती है, हुकूमत की नहीं लगती। खुर्रम साहब, इस सवाल का तो आप जवाब देंगे ही, साथ ही साथ थोड़ा सा हमें ये भी बता दें, ये जो शरह सूद कल कम हुई है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है आने वाले दिनों में? अच्छा जी, जहाँ तक विल की बात है तो बिल्कुल सही बात है कि काफी लोगों की विल नजर आती है और कुछ लोगों की ऑफ कोर्स उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होती, लेकिन ये होनी चाहिए क्योंकि थोड़ा सा कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हुए हैं जिसकी वजह से थोड़ा विल की तरफ रुझान है। और देखिए, हालात ऐसे हो जाते हैं जिसमें आपको ये करना पड़ेगा, इसके लिए कोई चारा नहीं है। जैसे कि अब राइट साइजिंग की बात हो रही है, कुछ हुकूमती डिपार्टमेंट्स बंद करने की, डिविजन्स बंद करने की बात हो रही है, कुछ मिनिस्ट्रीज बंद करने की बात हो रही है। और इसके अलावा जो आप बात करिए इंटरेस्ट रेट्स की, और इंटरेस्ट रेट्स में देखें लगता ये है कि अगले इस महीने की जो सितंबर में हम चल रहे हैं तो 8-8.5% की जो है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है, जो अगेन काफी जो है कम पेस हो रही है दोबारा से, क्योंकि इतना बड़ा बेस हमें मिल चुका है 2 साल का ऑलरेडी। तो इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट जो है ना 150 से 200 बेसिस पॉइंट अगली एमपीएस में कम हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी में। उसके बाद भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 1 से 1.5% कम होगा। लेकिन ये जो ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं ये एक बड़ा बूस्ट दे सकती है, लेकिन इसको हमें जाया नहीं करना है, इसको बहुत स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करके अपने लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स को ठीक करें। हम बहुत जल्दी ट्रैक पे आ सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो नेचुरली उतना ही बड़ा जो नुकसान भी होगा। क्या आप आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ पेट्रोल की कीमत में कमी होगी और कितनी? देखिए, मुझे लगता है कि इस फोर्टनाइट पे कमी होगी और अगली फोर्टनाइट में भी हो सकती है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस पिछले 1.5 वीक में कोई 4-5% गिर चुकी है। तो मुझे लगता है कि वो 6, 7, 8 रुपए की रेंज में जो है ना कमी हो सकती है। लेकिन देखिए, हमें इसको नहीं देखना, हमें देखना ये कि इस कमी को या इसको कैसे बैलेंस करती है गवर्नमेंट टैक्सेस और इन्फ्लेशन के साथ, ताकि एक जो है सस्टेनेबल अप्रोच हो ना। हम इसमें जाया कर देंगे कि जी सब्सिडी दे दें और सब सस्ती कर दें चीजें, और हम अपने स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स को भूल जाएंगे, तो वही होगा जो 2014 में हुआ था, 13 में, फिर 18 में हुआ, फिर 22 में हुआ, फिर 20 में भी हमने जो ऑयल प्राइसेस का जो डिक्लाइन का बोनेंजा था हमने जाया किया था। तो ये बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हमें मिले हैं, लेकिन इस मरतबा हम ना इसको जो है जाया करें तो बहुत बेहतर होगा हमारे लिए। आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सना, क्या इस तरह का कोई तरीका है कि थोड़ा सा आवाम को भी रिलीफ मिल जाए और मईशत के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी ना पड़े? देखिए, बिल्कुल इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए मैं थोड़ा सा एस्टिमेट शेयर करूंगा। हम लोग ये कहते हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक कि अगर जिस तरह 13 रुपए का भी रूम बनता हुआ नजर आ रहा है इसमें पेट्रोल की कीमत कम होने में, तो अब वही आप वाली बात कि आवाम को भी रिलीफ मिले और हुकूमत को भी एक विन विन सिचुएशन हो। तो उस केस में देखें, आप 5 रुपए से एटलीस्ट पीडीएल बढ़ा दें। आपने अप्रूवल ली हुई है कि आपने 10 रुपए से बढ़ा सकते हैं, तो आई थिंक 5 रुपए से अगर बढ़ाएं, सिर्फ एक अंदाजे के मुताबिक 5 रुपए बढ़ाने से
अगर ये बढ़ाते हैं तो तकरीबन 60 अरब तकरीबन कलेक्शन आपकी हो सकती है। तो इस केस में 5 रुपए का रिलीफ भी पास ऑन हो गया और आपकी हुकूमत की कलेक्शन भी इम्प्रूव हो गई। तो इस तरह की चीजें थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक बैलेंस करके, स्ट्रेटेजिकली करके तो इसे कर सकते हैं। मेहताब साहब, हुकूमत का क्या मूड नजर आ रहा है आपको? देखें, इस टाइम सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि पेट्रोलियम लेवी, क्योंकि उसका फ़ायदा ये है कि वो सूबों के साथ जो है ना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, तो फेडरल गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस से ज़्यादा बेहतर है। अभी पहले थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि 18% जीएसटी की तरफ हुकूमत नहीं जाएगी। पेट्रोलियम लेवी इज़ द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन, चूँकि वो सारी के सारे पैसे फेडरल हुकूमत के पास ही रहेंगे, तो वो बढ़ाएगी उसको। बट आपको ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट तेल की कीमतें इंटरनेशनली कम होने का आवाम को पास ऑन किया जाएगा या करने का इरादा है या नहीं? मेरे ख्याल में ये बैलेंसिंग एक्ट की ज़रूरत है, चूँकि बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, माजी में ये बुनंजा हमने ज़ाया किया है, हम इसको ज़ाया ना करें, एक बैलेंसिंग एक्ट करें, आवाम के साथ भी शेयर करें, लेकिन ऐसा ना हो कि हम अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएं, और कंजम्पशन को बढ़ाने चूँकि डॉलर्स में की सूरत में ऑयल इम्पोर्ट होता है, तो हमें अपने डॉलर्स भी बचाने हैं और अपने टैक्सेस को भी बेहतर करना है। और ये नॉन टैक्स रेवेन्यू इस टाइम वैसे ही डिक्लाइन का शिकार है, तो एक बैलेंसिंग एक्ट को हुकूमत को करना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। खुर्रम शहजाद, सना तौफीक और मेहताब हैदर हमारे साथ मौजूद थे। और अब देखते हैं आगे किस तरह से हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर स्ट्रैटेजाइज करती है और क्या जो अच्छा बूस्ट मिला है इसको सस्टेन कर पाती है। एक छोटी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ वापस आएंगे। वेलकम बैक। अदलिया से मुतल्लिक़ एक आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि JUI उसने अपने अरकान को ये कहा है कि ये जो मुमकिन आईनी तरमीम है इसके ऊपर अभी कुछ वाज़े नहीं है, तो जब तक कोई वाज़े तहरीरी अहकामात या हिदायत ना आए आपने किसी चीज़ के ऊपर वोट नहीं करना। अब ये जो मुमकिन तरमीम है, आईनी तरमीम, इससे मुतल्लिक़ ख़बरें ये हैं कि हुकूमत अपने नंबर्स पूरे कर रही है, बड़ी सरगोशियाँ चल रही हैं और कुछ एक्सटेंशन के बारे में मुमकिन तौर पर हो सकता है। इसी चीज़ को देखते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने ड्यूरिंग द वीक जब खिताब किया कौमी असम्बली में, तो उन्होंने कहा जी एक्सटेंशन किसी को नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए, और एक्सटेंशन की रिवायत आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर जो एक्सटेंशन मिलनी है तो फिर पार्लियामेंट को भी एक्सटेंशन दें, हर इदारे के लिए एक्सटेंशन होनी चाहिए। फिर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने ज़ाहिर किए अपने इससे मुतल्लिक़। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो मदद मांगी जा रही है मुख्तलिफ़ जमातों से, उसके ऊपर क्या प्रोबेबिलिटी है, कहाँ पर खड़ी है हुकूमत, और क्या जो हालात चल रहे हैं इस वक्त पोलराइजेशन के ख़ास तौर पर, इसमें कोई ऐसी तरमीम होनी भी चाहिए या नहीं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, एजाज सैयद साहब, फ़खर दुरानी साहब और महमूद सरफराज साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबसे पहले बताइएगा फ़खर, क्या राय है आपकी? अलीना, बिल्कुल देखें, पहली बात तो ये है कि क्या ये तरमीम आनी भी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये पार्लियामेंट का हक है, वो किसी भी किस्म की तरमीम, चाहे वो आइन में हो, अगर उनके पास मतलूबा नंबर्स हैं या मेजॉरिटी है तो वो लाने का उनको कोई नहीं रोक सकता, ना कोई अदलिया, ना कोई इस हवाले से कोई दूसरा इदारा। और जहाँ तक दूसरी बात कि ये एक्सटेंशन के हवाले से जो मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए और हम इसके हक में नहीं हैं, जो उन्होंने अपनी पार्टी को रोका है, मेरा ख्याल है कि ये तमाम जो सियासी जमातें होती हैं ये वक्त से पहले कभी भी अपने जो कार्ड्स हैं वो शो नहीं कराते। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि जब ये हुकूमत बनानी थी उस टाइम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐलान किया था कि हम इसके साथ इत्तेहादी हुकूमत नहीं बनाएंगे मुस्लिम लीग नून के साथ, लेकिन आधे ही घंटे के बाद हमने देखा कि जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब सारे एक सफ़ में बैठ के जो है उन्होंने ऐलान किया और ये कि हम हुकूमत बना रहे हैं। तो ये जो सियासतदान होते हैं ये हमेशा इस तरह के जो पब्लिकली कुछ कहते हैं और जो अंदरूनी खाना है ये कुछ करते हैं। जब ये वक्त आएगा, ये कोई आईनी तरमीम के हवाले से होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम जमातें जो अभी इनकार कर रही हैं, तो आपको लगता है कि मौलाना के इनकार को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए, अभी वो इनकार को हतमी इनकार ना समझे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इंटरेस्टिंग। बट आप क्यों समझ रहे हैं कि हुकूमत बिल्कुल ठीक कर रही है ऐसा आईनी तरमीम ऐसी ला के? अगर ऐसी बात है तो फिर खामोशी किस बात की है? बता दें कि क्या आईनी तरमीम है।
अलीना देखें, जब ये 3 मई को इजलास हुआ था जुडिशल कमीशन का, उस टाइम जो वजीर कानून थे उन्होंने बताया था, क्योंकि उससे पहले एक प्रोसेस चल रहा था कि जुडिशल कमीशन की जो हैयत है या जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तब्दील करने के लिए रूल्स बनाए गए थे जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान थे उनसे मिलके। तो उस टाइम से ही ये बात चल रही थी कि सबसे जो अहम जरूरत थी, पर्दादारी किस बात की है? मेरा सवाल ये, पर्दादारी किस बात की? अगर इस तरह की कोई लेजिस्लेशन है सामने लाएं, उसके ऊपर बहस हो, कुछ इस्लाह का मौका मिल जाएगा। अलीना, मैं नहीं समझता कि इसमें पर्दादारी है। जहाँ तक ये जो अगर ये जो एक्सटेंशन वाली बात भी हो, तो ये एक्सटेंशन वाली बात वजीर कानून जब ये जुडिशल कमीशन की मीटिंग थी उसमें उन्होंने तमाम जजेस देखें, अच्छा। जो इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होना था जजेस ने, वो जुडिशल कमीशन की मीटिंग में मौजूद थे। अगर लॉ मिनिस्टर वहाँ पर ये बता रहे हैं कि हुकूमत ये चाहती है कि एक्सटेंशन के हवाले से हो, या जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 से 68 ईयर है, तो इसमें मैं नहीं समझता कि ये पर्दादारी है। ये हमारे कुछ मीडिया के कुछ लोगों ने इसको ऐसा तासुर बनाया हुआ है। अदरवाइज वो जजेस जो भट्टी साहब, कोई पर्दादारी नहीं है, क्या आप इसे इत्तेफाक करते हैं? क्या हमारा समझने का उसमें कुछ कमी है? बिल्कुल पर्दादारी है, बिल्कुल राजदारी है, बिल्कुल अंदर खाते जो खिचड़ी पक रही है उसका हवा तक नहीं लगने। कुछ दाने बाहर आए हैं, वो जानबूझकर बाहर फेंके गए हैं, उस पे मैं बात करता हूँ। अच्छा। लेकिन ये अगर आईनी तरमीम हो गई तो ये आज़ाद अदलिया पर हमला होगा, ये आज़ाद अदलिया के पर काटे जाएंगे और अदलिया को ताबे करने की एक मुनज़्ज़म मरबूत कोशिश होगी ये, और आइंदा जो कुछ भी होगा उसमें हुकूमती अमल दखल होगा, और ये आज की हुकूमत कल आकर यकीनन पिछताएगी, और उस वक़्त फिर ये सवाल आप अलीना फारूक शेख, मैडम शेख दोहराएगी, और फिर इरशाद भट्टी की तजवीज़ आएगी। अच्छा। लेकिन मैडम शेख, सबसे पहले मौलाना साहब की बात कर लेते हैं। मौलाना साहब के बारे में BBC ने एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट दी थी। उन्होंने कहा था कि मौलाना साहब पाकिस्तान के वो वाहिद सियासतदान हैं जो बैक वक्त 5 बालों को हवा में उछाल सकते हैं। वो आपने कभी देखा होगा ना, वो जो बैक वक्त हवा सर्कस में जैसे होता है वो। हाँ हाँ जी 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 जी। और मौलाना साहब जमीनी हकायक से जुड़े सियासतदान हैं, भाव ताव के न्यूटन हैं, कुछ भी कहीं भी कुछ कर जाते हैं। और मतलब कि ज़्यादा लंबा नहीं जाता क्योंकि सवाल दूसरा है कि इमरान खान यहूदी एजेंट, यार ये तो मेरा सियासी बयान था, मुझे आके समझाते ही। औरत की हुक्मरानी नाकाबिले कबूल, बेनज़ीर भुट्टो के साथ काबिले कबूल। परवेज़ मुशर्रफ साहब से LFO किया, अमेरिका से कहा साढ़े वालवी तक सजना, और नून लीग पीपल्स पार्टी दोनों करप्ट जमातें, दोनों के इत्तेहादी और दोनों की कश्मीर कमेटियों के चेयरमैन, और इनके पास एक एजाज़ भी है, शायद एजाज़ के पास कोई इसके और भी बंदा हो, लेकिन मिनिस्टर कॉलोनी के बंगले में लंबा मुसलसल रहने का एजाज़ ये भी इनके पास है। अच्छा, मौलाना साहब ने 3 बातें की हैं बड़ी दिलचस्प। पहली बात की है कि उन्होंने कहा कि मुशर्रफ दौर में पीपल्स पार्टी मुझ पर तनकीद किया करती थी कि जजेस रिटायरमेंट की उम्र क्यों 65 साल की, आज ये 68 साल करने के चक्कर में है। दूसरा, पार्लियामेंट के अंदर से जैसे अरकान पार्लियामेंट को पकड़ा गया, इस पर कम से कम 3 दिन ऐवान बंदी कर देते। और तीसरा जो इससे रेलिवेंट क्वेश्चन है और जो आपका भी, कि इदारों के सरबराहों को एक्सटेंशन की फिक्र है, अपने इदारों की फिक्र नहीं। अगर आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया में एक्सटेंशन है तो फिर हम भी ये कहने में हक बजानब हैं कि पार्लियामेंट को भी 5 साल की एक्सटेंशन दे दे। मैडम शेख, अगर ये नंबर गेम का पुलसरात अबूर हो गया, यानी ये जो सेनेट और कौमी असम्बली, ठीक है, तो जो ये चाह रहे हैं, जो ये सुना जा रहा है, एक अलग आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाना, चीफ जस्टिस की मुद्दत फिक्स करना, और चीफ जस्टिस आइंदा सीनियरिटी बुनियादों पर नहीं टॉप 5 या टॉप 3 में से वजीर आजम का लगाना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और पार्लियामेंट की जुडिशल कमेटी का मिक्स कर देना, जजेस तकर्री का तरीकाकार तब्दील, और ये ज़हनों में रहे कि 2-3 इनके पास ऐसी चीजें हैं जो आखिरी लम्हों में डाली जा सकती हैं और निकाली जा सकती हैं। इसकी पर्दादारी है, और ये बड़ा एक मुनज़्ज़म कोशिश है। आपके ख्याल में वो क्या है? मेरे ख्याल में एक तो एक्सटेंशन है फायज़ ईसा काजी साहब की, और दूसरी कोशिश है कि अगर मंसूर अली शाह साहब बन भी जाएं तो मुनीब अख्तर साहब चीफ जस्टिस ना बन पाए। ये सुना और उड़ती उड़ती अफवाहें हैं, लंगर गप पे, अल्लाह बेहतर जाने। ठीक है भट्टी साहब, क्या नंबर पूरा हो जाएगा? इससे मुतालिक आपकी अपनी प्रेडिक्शन क्या है? मैडम शेख, 4 हो गए दोबारा गिनती में, गालबन 5वां हो गया ये कल ज़िमनी में,
हाँ, सेनेट में 2-3 और 2-3 हैं। मौलाना साहब बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं, अब देखते हैं वो आखिरी लम्हों में क्या करते हैं। आपके दोस्त वाडा साहब कहते हैं मौलाना आ रहा है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? तो बस फिर पीछे से इमाम दे। अच्छा, इमाम मान लिया जी वाडा साहब को भट्टी साहब ने। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोनों का क्या किबला एक ही है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। क्या मौजूदा हालात में हुकूमत को जो आईनी तरमीम है मुमकिन वो लानी चाहिए? महमल, क्या राय है आपकी? देखिए लीना, मैंने कल भी जो एक बात की थी वो ये है कि इसके ऊपर जो भी इन्होंने आईनी तरमीम लानी है, जो भी इन्होंने रिफॉर्म्स करने हैं, उसके ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए और एक ओपन डिबेट होनी चाहिए। सीक्रेसी और इस तरीके की कि जिसके ऊपर क्या सराइयाँ हो, क्या आया ये करने जा रहे हैं या वो करने जा रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप पार्लियामेंट को, जुडिशरी को, बार काउंसिल्स को, सिविल सोसाइटी को आप ऑन बोर्ड लें, आप डिस्कस करें। जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर हम यहाँ लॉयर्स मूवमेंट के टाइम से बात हो रही है, लेकिन हुए नहीं उस तरीके से कोई। तो जब अच्छी कानून साजी भी हो तो उसके ऊपर भी डिबेट तो होनी चाहिए। अब देखिए, जिस तरह ये नहीं है कि हर कानून साजी को बुरी होगी, इस तरह की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को आप उठा के देख लें कि वो बहुत एक अच्छी चीज थी। और उसके ऊपर बंदयाल साहब तो उन्होंने तो चले वो तो बैठ गए थे, लेकिन आते ही काजी फायजीसा साहब ने वो इंप्लीमेंट कराई और उसकी वजह से जो चीफ जस्टिस की डिक्टेटोरियल पावर्स थी तो वो खत्म हुई और इस वजह से जुडिशरी के अंदर एक बड़ा रिफॉर्म और ट्रांसपेरेंसी आई। तो मेरे ख्याल में ये चीजें, इसमें कोई बुराई नहीं होती कि आप, लेकिन जो वही बात है कि आप ओपन इसके ऊपर डिबेट करें। अच्छा, जहां तक अलीना एक्सटेंशंस की बात है तो मौलाना साहब ने बात तो ठीक की है। अब आप देखें कि जब से ये फौज के अंदर एक्सटेंशंस का ट्रेंड चला है, उसके बाद से आप देखें कि हर हुकूमत को जब चीफ के 3 साल होते हैं तो उनको एक मसला पड़ जाता है कि क्या करें, अब एक्सटेंशन दे ना दे, नहीं देते तो फिर आपको पता है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, दे तो फिर एक चीज है। अब ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी एक्सटेंशन का मामला चलता है। फिर अब अगर आप ये जुडिशरी के अंदर भी आप ये ट्रेंड डाल देंगे तो ऑलरेडी जो एक पोलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी हमने बहुत पहले भी देखी है, इफ्तार चौधरी के टाइम से तो खैर बहुत ज्यादा देखी है। तो ये तो एक्सटेंशन वाली चीज और इस तरीके से तो और भी चीजें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होंगी। और फिर मौलाना साहब बात तो सही कह रहे हैं कि अगर आपने इस तरह सारों को देनी, फिर पार्लियामेंट को भी दे दो। फिर भाई आप इलेक्शन ही ना करें, क्या एक्सटेंशंस पे चल रहा है पूरा मुल्क? कोई बंदा क्या रिप्लेसेबल नहीं है, मतलब कोई रिप्लेसेबल नहीं होता अली ना दुनिया में। तो इसलिए ये चीज, ये जो एक्सटेंशन की एक रिवायत डाल दी गई है ना फौज के अंदर, ब्यूरोक्रेसी में, और अब अगर अदलिया के अंदर ये करने चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। जो भी शख्स है वो अपनी मुद्दत पूरी करे। और हमारे पास टाइम बड़ा कम रह गया, तो मुझे क्विकली एक चीज बता दें, जब जो भी आईनी तरमीम है, जब वो टेबल होगी उसका मुसव्विदा, तो क्या उसकी पासिंग तक इनफ हमारे पास टाइम नहीं होगा कि उसके ऊपर डिबेट हो जाए? लीना नहीं, जब इस तरह की जब आप इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन या करनी चीजें आपने करनी होती है तो आप कंसेंसस बनाते हैं, आप उसके ऊपर डिबेट करते हैं। मतलब 18th अमेंडमेंट जो है उसके ऊपर बड़ा टाइम लिया था, वो बड़ी आपने एक दूसरे से डिस्कशन, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बैठ कर डिस्कशन की थी, उस पर कंसेंसस हुई, तब जाके वो पास हुई थी। तो ये इस तरह की जो चीजें मेरे ख्याल में ये इंपॉर्टेंट हैं और ये पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए और इस तरह अचानक से नहीं आनी चाहिए। एजाज सैयद साहब, मखसूस नशिस्तों का मामला है, बहुत सारे और मसले मसाइल हैं, हुकूमत को मैंडेट के इश्यूज हैं, क्या आपको लगता है इस वक्त हुकूमत को स्टेप लेना चाहिए? आइडियल बात तो ये हो कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात में जिन लोगों को या जिन जमातों को मुंतखब किया जाए या जिनके लिए लोग वोट डालें वही हुकूमत करें, और फिर हुकूमत जो है पार्लियामेंट में आके आईनी तरमीम करे या कानूनी तरमीम करे तो उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आइडियलिज्म की ज़िंदगी में नहीं रह रहे। हम नॉर्मल की हालात को भी, मामूल के हालात को भी एक आइडियलिज्म समझते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो आइडियलिज्म एग्जिस्ट रियलिटी में पाकिस्तान में नहीं करता। अब अगर आप मौजूदा हालात में देखें तो हुकूमत के पास इस बात का इख्तियार है कि वो एक्सटेंशन करे। आप अगर पार्टी पोजीशन देखें तो कौमी असम्बली में हुकूमत के पास 210 नशिस्तें हैं और सेनेट में 4 नशिस्तों की कमी है, 63। 4 वोट इनको चाहिए 2/3 मेजॉरिटी के लिए, यानी कि नेशनल असम्बली में 14 और इसी तरह सेनेट में 4 बंदे। तो मेरी इतलात के मुताबिक कुछ तकरीबन 7 या 8 के करीब ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा था या किसी जमात के साथ लड़ा था, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में आके अपनी एफिलिएशन नहीं दी थी। कुछ 2-3 ऐसे भी हैं जिन्होंने हलफ नहीं उठाया था। एक मेंबर आज भी आके मिल गए हैं। तो हुकूमत ने नेशनल असम्बली में भी अपने नंबर्स पूरे कर लिए हैं और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी अपने नंबर पूरे कर लिए। जब हुकूमत कहती है ना कि हम आईनी तरमीम करने जा रहे हैं और कल करेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि हुकूमत डेडलाइन दे रही है और हुकूमत के डरबे में तमाम जो बच्चे हैं ना, तमाम चूजे, उनका नंबर पूरा हो गया।
तो अनफॉर्चुनेटली इलेक्टेड अरकान को मैं चूज़ा कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो आइन में तरमीम हो या कानून में तरमीम हो जो कि इस तरह सीक्रेट रखी जाए, वो रबर स्टैंप ही होती है कि डिबेट कोई नहीं हुई आज तक। अगर आम मेंबर नेशनल असेंबली को पूछें, सर फखर दुरानी साहब अभी कह रहे थे ना कि सीक्रेट कुछ नहीं है, जब सामने आएगा तो सबको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तरमीम तो वो होती है ना जो ईवान में आप पेश करें और उसके ऊपर ईवान में पेश होने से पहले और बाद में, पहले मीडिया में, सिविल सोसाइटी में बहस हो और बाद में ईवान के अंदर भी बहस हो। अभी तो कैबिनेट के मेंबर्स को नहीं पता कि तरमीम क्या हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, कैबिनेट के मेंबर्स को नहीं पता। जी, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कैबिनेट के मेंबर्स को नहीं पता। तो किस को पता है? अभी जो बता रहा हूं आपको कि 90% कैबिनेट के मेंबर्स को नहीं पता कि आइन में तरमीम क्या होने जा रही है। 90%, ठीक है। नहीं तो ये बंदे शंदे जो राजी कर लिए वोट देने के लिए, उनको फिर क्या बता के कहा गया है कि आपने वोट देने के, बस उनको कहा गया आपने स्टैम्प कर देनी है। जो सियासी जमातें हैं वो वन मैन शो होती हैं। अच्छा। उनमें एक बंदे के पास इख्तियार होता है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो सारा इख्तियार जनाब आसिफ अली जरदारी के पास है। अगर आप मुस्लिम लीग नून की बात करें तो जनाब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं। अगर आप बात करें JUIFA की तो उसमें इख्तियार एक बंदे के पास है, मौलाना साहब के पास, और इसी तरह PTI में एक बंदे के पास इख्तियार है। तो हमने इन 4-5 बंदों को अगर कायल कर लिया तो जो मर्जी तरमीम करवा ले। और ये तरमीम मेरी इतलात के मुताबिक ये एक्सटेंशन के वाले से नहीं है तरमीम। मेरी इतलात के मुताबिक मोस्ट लाइकली ये है कि जो चीफ जस्टिस की तैनाती का जो तरीकाकार है वो तब्दील होगा और सूबों में जो जजेस की इंडक्शन का तरीकाकार है वो भी तब्दील होगा। फखर साहब फखर साहब आपकी राय बिल्कुल अलग है, आप बिल्कुल मुख्तसर सा कुछ बता दीजिए, बाकी सब एनालिस्ट उसके ऊपर अगर फिर ये जो एजाज सैयद साहब बता रहे हैं ना, ये जो आपके जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन रूल्स हैं 2024 के जो बनाए गए हैं उसमें ये तरीकाकार सारा वाजे कर दिया गया है। ये रूल्स में बता दिया गया है कि जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस होंगे उनको कैसे तैनात किया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट में तो फखर आपके अपने आंसर के मुताबिक आपकी तो दलील फिर वीक हो जाती है। एक मिनट ना, फिर आपकी बात थोड़ी सी वीक हो जाती है इस लिहाज से कि आईनी तरमीम फिर लाने की क्या जरूरत है अगर ऑलरेडी चीजें हैं। दूसरा चले उसके कतई नजर नहीं, मैं अलीना बात ये है, फखर दूसरी बात कर रहे हैं, ये रूल्स की बात कर रहे हैं। मैं जजेस का जो इंडक्शन है ना प्रोसेस वो आइन में दर्ज है। मरकज में भी जो तरीकाकार है वो मौजूद है। आपको पता है उनको लगाने का चीफ जस्टिस की तैनाती है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में हो रही है, उसी तहत हो रही है कि सीनियरिटी का एक बेस बनाया गया है। तो मेरी इतलात के मुताबिक ये तब्दील हो रही है। और जो एक्सटेंशन की बात है देखें, ये आप बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि अब जो जजेस का इंतखाब होगा वो सीनियरिटी पर नहीं बल्कि वो कोई पिक एंड चूज या रैंडम पिकिंग्स या उससे मेरी इतलात के मुताबिक एक पैनल बनाया जाएगा अलीना। अच्छा। मेरी इतलात के मुताबिक एक पैनल होगा जो कि जिसमें जो 4 या 5 जजेस का नाम जाएगा, उसमें से एक जज को मुंतखब किया जाएगा। अभी तक मेरे पास ये इतलात है, ज़ाहिर है ये फखर साहब मामला ही सीक्रेट है, बिल्कुल सही है। वो तो जब आएगी वो अलग चीज है। 180 और 200 सर फखर सॉरी माजरत फखर वो जब आएगी ना तरमीम उसके ऊपर हम डिटेल में बात कर सकेंगे ज़्यादा बेहतर अंदाज से जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर इस तरह की कुछ भी, क्योंकि ये तो वाज़ेह है ना कि अदालत से मुतल्लिक ही कुछ कर रहे हैं, मौजूदा माहौल में क्या करनी चाहिए, इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए हुकूमत को, क्यों सही होगा? अलीना देखें, ये मौजूदा माहौल जो बनाया गया है ये हमारे मीडिया के ऊपर बनाया गया है। जो जुडिशरी है वो पहले से ऑन बोर्ड है। मैं पहले भी यही बात कर चुका हूँ कि अच्छा। जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ था उसमें जो सीनियर मोस्ट 4 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो ऑन बोर्ड हैं। उनको बताया गया हुकूमत क्या करने जा रही है। जो उसमें बार के नुमाइंदे हैं उनको भी बताया गया। पैनल में से तीनों में से जो रिस्पॉन्ड करना चाहे फखर को, तो ये जुडिशरी शुरू से ही थी। ये सिर्फ एक मीडिया की तरफ से जो है वो एक जो प्याली में तूफान उठाने वाली बात होती है। अदरवाइज बाकी जो इसकी जो तरमीम होगी वो सर क्या होगी उसके मेरे तीनों इंडिपेंडेंट एनालिस्ट यहाँ पे बैठ के इख्तलाफ कर रहे हैं यहाँ पर जी भट्टी साहब। मैं एग्री नहीं करता, ये बिल्कुल सच नहीं है। कोई प्याली में तूफान नहीं है, ये तूफान छुपाया हुआ है हुकूमत ने प्याली में। जब आइनी तरमीम आ जाएंगी, या अभी तो वज़ीर दिफा कह रहे हैं नंबर गेम पूरी है, आज़म नज़ीर तारड़ कह रहे हैं नहीं पूरी,
तो लेकिन अगर पूरी हो गई, पुलसरा तबूर हो गया और उसके बाद आएगा तो मसला क्या है? फायज ईसा काजी साहब का रहना, एक मिनट, तूफान है आपके ख्याल में? तूफान है और नहीं आना चाहिए। और कोई रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं फखर को? ओके, बिल्कुल। एजाज साहब, ये है कि हुकूमत भी एग्जैक्टली यही कहती है जो फखर कह रहे हैं कि जी ये तो मीडिया ने तूफान मचाया हुआ है। बिल्कुल, फखर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है हुकूमत का भी यही है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पहली बात तो ये है कि इनके पास नंबर्स गेम पूरी नहीं है। सही। जो मेंबर्स कल 8 मेंबर्स आएंगे, कुछ तो मौलाना JUIF के आएंगे ना लोग, कुछ 6 या 8 जो मेंबर्स हैं वो आएंगे अपोजिशन बेंचों से। वो अभी वो मेंबर्स कहाँ हैं? वो पूछा जाए कि वो मेंबर्स कहाँ हैं, मेरी इतलात के मुताबिक वो अपने घरों पे नहीं है, वो किसी जगह पे हैं, किसी के पास हैं वो, और वो आएंगे और आके आप वोट देंगे। ठीक है, ये अब आप कह लें सर ये वो सेनेट वोटों वाला काम हो रहा है यहाँ पर भी, वो सेनेट इलेक्शन में इस तरह से हो गया था ना, यही प्रॉब्लम है, वही हो रहा है। आप मामला अलीना बात आप जी। अच्छा, मैं कह रही थी जैसे वो सेनेट के इलेक्शंस के अंदर हुआ था, ये वही काम हो रहा है यहाँ पर भी। मैं वही पॉइंट उठाना चाह रहा था कि देखें ये बड़ी अनफॉर्चुनेट एक रियलिटी है कि जब हमारी जो हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट, ये जब दोनों, पहली बात तो यह है कि हमारी जो हुकूमतें, इमरान खान साहब की हुकूमत भी और मौजूदा हुकूमत भी अपने वजन के ऊपर खड़े नहीं होते। ठीक है, ये खड़े होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के वजन के ऊपर, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को भी लेके आई थी और इस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़ के। जहां आपकी वजाहत बड़ी जरूरी है एजाज, कता कलामी की माजरत, हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं चाहूंगी अगर मैमल भी कुछ ऐड करना चाहती है, फिर मैं एंड में कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लूं फखर से, क्योंकि उनका बिल्कुल अलग मौकिफ है। जी रीना, देखिए मैंने तो आपको इस तरह से पहले बात की है कि जब एक पार्लियामेंट का जो फोरम होता है वहां पर जब भी आपने कोई लेजिस्लेशन लानी हो उसके ऊपर डिबेट जरूरी है। हमने जब कल बात कर रहे थे जो अफगानिस्तान के ऊपर और तालिबान के ऊपर भी, जब तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बात, क्योंकि वो उस फोरम के थ्रू नहीं थी, क्योंकि वो डिबेट के थ्रू नहीं आई थी, क्योंकि मीडिया के अंदर पता चला और बड़े इस तरह टुकड़ों में पता चला कि जी हो रहा, फिर होगी और उसके कॉन्सिक्वेंसेज इतने ज्यादा खतरनाक और खौफनाक थे। तो इसलिए डिबेट होनी चाहिए, ओपन डिबेट करें, कोई लेजिस्लेशन लाने से तो मना नहीं कर रहा। फखर साहब जवाब देना चाहेंगे आप? ये you've made your point। अलीना बस एक दो बातें, एक तो जो एजाज से ये सब कह रहे हैं, देखें ये जो लेजिस्लेशन का होता है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमेशा से ये जो वोट के लिए मैनेज किया जाता है, ये इमरान खान भी पब्लिकली कहते थे कि जब उनको कोई अहम बिल के ऊपर कानून साजी करानी होती थी वो एजेंसीज को कहते थे, बंदे मैनेज करके दिए जाते थे। तो ये हमेशा से होता है, नंबर गेम का अगर इशू होता है, लेकिन जो लेजिस्लेशन है ये पार्लियामेंट का हक है, पार्लियामेंट का हक है, वो लेजिस्लेशन होनी चाहिए। और डिबेट के हवाले से ये तो बिल्कुल, जब भी कोई बिल टेबल होता है वो उसके ऊपर हमेशा डिबेट होती है, उसके बाद ही जो है उसके ऊपर वोटिंग होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसा भी नहीं होगा कि कुछ छुपा के जो मेन इसमें सर, एक मिनट ना, नुक्ता सिर्फ एक मिनट माजरत फखर, नुक्ता ये है कि ये कोई आम बिल या आम कानून साजी नहीं है, ये एक आईनी तरमीम है और खासकर एक इदारे से मुतल्लिक जिसके बहुत दूरअस नताइज हो सकते हैं। तो क्या इसके ऊपर मुख्तसर डिबेट करवा के या इतना छुपा के इसको दुरुस्त होगा तरीकाकार मौजूदा माहौल में, या आपको लगता है बेहतर तरीके से इसको हुकूमत हैंडल कर सकती थी? अलीना, मैं फिर अपनी बात वो रिपीट करूंगा। देखें, जो 3 मई का जो जुडिशल कमीशन का जो इजलास था उसके मिनट्स में ये बताया गया है कि लॉ मिनिस्टर ने एक आईनी तरमीम के लिए बात की है। उन्होंने बताया है कि क्या क्या वो आईनी तरमीम में लाना चाह रहे हैं। ये जुडिशल कमीशन की मीटिंग, जिसको चीफ जस्टिस चेयर करते हैं, सीनियर प्यूनी जज, वो उसके मेंबर हैं, वो सारा उनको लॉ मिनिस्टर ने बताया हुआ था। जो मेन स्टेक होल्डर है जुडिशरी है, वो उनको पहले से ही बता दिया गया था कि जुडिशल कमीशन की हैयत तब्दील और क्या इस तरह की अगर कोई तरमीम होती है तो वो मौजूदा जो पोलराइज्ड माहौल है उसको मजीद गदला नहीं कर देगी, जहां पर बहुत सारे, भट्टी साहब ने भी एक तरफ इशारा किया, मैं उसको मजीद नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन एक तासुर कायम किया जाता है खास तौर पर, गलत या सही। देखिए, अगर कोई उसमें कंट्रोवर्शियल होगी, कोई ऐसी तरमीम या कोई ऐसी शेख, तो उसके ऊपर जरूर बहस हो सकती है और बहस होगी भी। लेकिन ये तमाम डिमांड्स जो है ये ज्यादातर जुडिशरी की तरफ से। ठीक है जी, माजरत के साथ मेरे पास इस प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया, इसलिए यहाँ पर इजाजत लेनी पड़ेगी। हमारे एनालिस्ट में इख्तलाफ पाया जा रहा है, तीनों एक साइड पे, यानी महमल, भट्टी साहब और एजाज जो हैं वो समझते हैं मौजूदा वक्त दुरुस्त नहीं है और जो राजदारी है उसके चलते हुए नहीं लानी चाहिए ऐसी तरमीम, बट फखर अग्री नहीं करते, वो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसी तरमीम आ जाए, पार्लियामेंट का हक है, कोई कबाहत नहीं। इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।